नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और 10 प्रश्नों की ये सीरीज है। 10 प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब पिछले सेशन में यदि हम बात करें तो आप में से काफ़ी कुछ छात्रों ने जो आपसे होमवर्क पूछा गया था या जो आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया था उसका जवाब बखूबी आपने दिया है। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप सभी ने शेयर किया था। तो इसी प्रकार से नियमित जो है वो लगातार अभ्यास प्रश्नों का जवाब देते रहें और जो भी आपसे अतिरिक्त जानकारी मांगी जाए संबंधित सेशन में वह भी आप लगातार शेयर करते रहें, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जितना आप बढ़ाओगे उतना संबंधित विषय में चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो सभी उपस्थित हो जाएं और फिर सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए बोला जा रहा है, वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एकलव्य पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है और बोला गया है कि किसे सम्मानित किया गया। चार नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और चार नामों की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात कि यही जरूरी है कि ये जो नाम दिए गए हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यदि खेल क्षेत्र से संबंधित है तो खेल क्षेत्र में किस खेल से इनका संबंध है ये जानना बहुत जरूरी है। इन चार नामों में यदि हम बात करें, लक्ष्य सेन का नाम आपने सुना होगा, पंकज आडवाणी का नाम सुना होगा, अमित पंघाल और अवनी लेखरा का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब एकलव्य पुरस्कार की बात हो रही है कि किसे सम्मानित किया गया, तो इन चारों नामों में से आपको बताना है कि इनमें से एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चलिए बताइएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक खिलाड़ी हैं जो स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर से जिसका संबंध है। स्नूकर कह लीजिए या इनको आप बोल दीजिए कि बिलियर्ड्स से इनका संबंध है। ठीक है, ये बिलियर्ड्स या स्नूकर्स के खिलाड़ी हैं और इनका नाम है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को यह पुरस्कार दिया गया है जिसको आप बोलते हैं एकलव्य पुरस्कार। यहाँ पे खेलों की बात आ रही है तो कुछ आगामी जो खेल आयोजन है वह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पांचवा जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम होना है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम, याद रखिएगा, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या है? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और ये सभी के सभी जो आयोजन है ये वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले आयोजन है, आयोजित किए जाने वाले आयोजन है, इसलिए इनका डिटेल जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में जंतर मंतर पे आप देख रहे होंगे कि पहलवानों का लगातार जो धरना है वो लगातार चल रहा है। कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं वहां पे, ज्यादातर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। और उसमें आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि लगातार वो जो आंदोलन है उनका वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कुश्ती से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस समय यदि हम बात करें वर्ष 2023 की, जब आप बात करते हो तो 2023 में एक पुरुषों का कुश्ती चैंपियनशिप होने वाला है जिसको बोलते हैं पुरुष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। और पुरुष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का जो होना है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कुश्ती से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं, कुश्ती से जुड़े हुए जो आयोजन हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन पे विशेष नजरें आपको बनाए रखनी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के एक बीज फार्म को घोषित किया गया। कार्बन न्यूट्रल फार्म की बात हो रही है कि जो फार्म है ये कार्बन न्यूट्रल फार्म है और ये किस राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। चार राज्य यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है। इन चारों में से आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य में के एक बीज फार्म को घोषित किया गया है। इन चार राज्यों में से आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा। देखो, आपको पिछले दिनों बताया गया था कि देश का पहला संविधान साक्षर जो जिला बना है वो कहाँ पे है। तो आपने देखा था कि
पिछले दिनों कि देश का पहला जो संविधान साक्षर जिला है ये केरल राज्य में आपको देखने को मिल रहा था। जिले की नाम की बात करें तो कोल्लम नाम देखने को मिल रहा था, कोल्लम नाम देखने को मिल रहा था। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, केरल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा था कि बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का जो पहला राज्य बना था वह भी केरल बना था। ठीक है, बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना था। और इसके बाद आपने एक फैक्ट और देखा था केरल से संबंधित कि पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, और यह भी केरल से संबंधित था। और इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम है धर्मदम। यह भी आपको याद रखना है। धर्मदम क्या है? धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, और ये केरल राज्य से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ विश्व के पहले ताड़ के पत्तों का जो पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है यह भी केरल में बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला ताड़ के पत्तों का जो पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है यह भी केरल से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। देखो, केरल से संबंधित जो फैक्ट हैं वर्तमान समय में जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी और द केरला स्टोरी, आपने देखा होगा, काफी विवादित है, कई सारे राज्यों ने इसको बैन किया है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें तो अच्छी मूवी है, देखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों ने इसको बैन किया है और बहुत सारे राज्यों में इसको बैन करने की मांग भी लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा उठाई जा रही है। तो इसलिए केरल से संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपकी परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कोई राज्य किसी कारणवश चर्चा में है या आप कह लीजिए कोई संगठन है जो चर्चा में है, तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा फोकस आपको वहीं पर करना होता है, प्रथम प्राथमिकता में उन्हीं को आपको रखना होता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्मा किस राज्य के बीज फार्म को बनाया गया है, घोषित किया गया है, तो यह भी केरल से संबंधित है। और केरल से संबंधित जो हमने अन्य फैक्ट देखे, हमने देखा देश का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जिला केरल से संबंधित है। हमने देखा कि बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। हमने देखा कि पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है धर्मदम, कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। और हमने देखा विश्व के पहले ताड़ के पत्तों का जो पांडुलिपि संग्रहालय है यह भी केरल में खोला गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए एलोरा नामक मुहिम किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? प्राचीन भारतीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर के बात हो रही है और यहाँ पे एक मुहिम की बात हो रही है जिसका नाम है एलोरा। बोला जा रहा है कि इसको किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको यह पता होना चाहिए कि एलोरा जो मुहिम है ये क्या है। एलोरा जो मुहिम है ये प्राचीन जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो हमारी दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं, जो विलुप्त की कगार पे पहुंची भारतीय भाषाएं हैं, उनको संरक्षित करने की एक मुहिम है जिसका नाम है एलोरा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसको किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। 4 कंपनियों की यहाँ पे बात हो रही है, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की ये मुहिम है एलोरा मुहिम। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की एलोरा मुहिम भारतीय जो प्राचीन भाषाएं हैं उनके संरक्षण को लेकर के है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होगा एक डिजिटल सुरक्षा अभियान भी चलाया गया। यदि आपको याद हो पिछले दिनों बताया गया है डिजिटल सुरक्षा अभियान। डिजिटल सुरक्षा अभियान, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल सुरक्षा अभियान कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन सी कंपनियां मिलकर चला रही हैं, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले मेटा, जो फेसबुक की आप कह सकते हो अभिभावक कंपनी है मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर डिजिटल सुरक्षा अभियान नामक एक कैंपेन चला रहे हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा मीटी, MEITY, मीटी प्लस मेटा, ये दोनों मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है XR स्टार्टअप प्रोग्राम। क्या चला रहे हैं? XR स्टार्टअप प्रोग्राम।
ये भी आपको पता होना चाहिए। XR स्टार्टअप प्रोग्राम मीटी और मेटा मिलकर चला रहे हैं, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी कंपनियां हैं, कुछ वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया था, उसी तर्ज पर आपके अपने नोट्स बनने चाहिए। इसको बताइए। यहाँ पे बात हो रही है फिडे की, और फिडे की यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं शतरंज की जो है ये गवर्निंग बॉडी है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? क्या बोला जा रहा है? फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप के पूर्व यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि शतरंज के जो बेताज बादशाह थे उनका नाम था मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी थे, ये अभी तक जो है शतरंज के आप कह सकते हो विश्व चैंपियन थे। लेकिन अब क्योंकि 2023 में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और अब जिन्होंने इस पदक को जीता है या खिताब अपने नाम किया है, उनका नाम है डिंग लीरेन। और डिंग लीरेन का संबंध है चाइना से, मतलब चीन के खिलाड़ी डिंग लीरेन जो हैं वर्तमान समय में विश्व शतरंज चैंपियन हैं। इनका नाम आपको अब याद रखना है। मैग्नस कार्लसन के स्थान पे अब आपको डिंग लीरेन का नाम याद रखना है। यहाँ पे हमने बात किया फिडे की। फिडे जो है शतरंज की गवर्निंग बॉडी है, और जब फिडे की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिडे का जो मुख्यालय है ये लुज़ेन शहर में देखने को मिलता है। लुज़ेन शहर में देखने को मिलता है, और लुज़ेन शहर जो है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिडे ने अभी हाल ही में दिव्यांग ओलंपियाड भी कराया था, और फिडे द्वारा आयोजित दिव्यांग ओलंपियाड में यदि हम बात करें तो पुर्तगाल ने पदक जीता था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निवार्य नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? चलिए इसको बताइए। अग्निवार्य नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, इन चारों नामों पर आपको जवाब देना। अग्निवार्य नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा। आपको पता होगा भारत की जो सबसे स्वच्छ छावनी है उसका नाम है देवलाली। देवलाली ये आपको नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। देवलाली छावनी जो है ये भारत की सबसे स्वच्छ छावनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था अग्निवार्य, ये इसी देवलाली जो छावनी है यहीं पर आयोजित हुआ था। और इसमें भाग किसने लिया यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, इसमें भारत और सिंगापुर ने भाग लिया। मतलब भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला यह एक सैन्य अभ्यास है। हमने देखा कि देवलाली जो छावनी है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पूर्व एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया था। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव भी हाल ही में मनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के साथ साथ भारत रंग महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। भारत रंग महोत्सव का भी यहाँ पे आयोजन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम बिंड या बाइंड का संबंध किस क्षेत्र से है? बताएं। प्रोग्राम बाइंड का संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र? चलिए बताइए। विशेष रूप से आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो प्रोग्राम है ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो है और प्रसार भारती, याद रखिएगा, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो के आधुनिकीकरण को लेकर के यह प्रोग्राम है। ठीक है, आधुनिकीकरण को लेकर के यह प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती की बात हो रही है, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं कह सकते आप। ठीक है,
तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती को लेकर के ये प्रोग्राम है, इनके आधुनिकीकरण को लेकर के ये प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है। और आपको यह भी पता होगा कि भारत में वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो 615 कुल संख्या भारत में 615 एफएम ट्रांसमीटरों की है। भारत में कुल 615 एफएम ट्रांसमीटर आपको देखने को मिलते हैं, जो भारत के 73.5% एरिया को कवर करते हैं। जो भारत के 73.5% एरिया को कवर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे भारत में आपको एग्जैक्ट जो डेटा है वो 615 आप कह सकते हो एफएम ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं, और ये भारत के 73.5% एरिया को कवर करते हैं, जिसमें 91 अभी नए हैं। और इन 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों को हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने देश को सौंपा था, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। और इसमें से जो ज्यादातर, जो अभी 91 एफएम ट्रांसमीटर सौंपे गए हैं, इनमें से ज्यादातर ट्रांसमीटर हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, हमारे बॉर्डर के क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बॉर्डर की बात की, तो आपको एक प्रोग्राम याद आना चाहिए जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था कि जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, उनमें जो गांव हैं उनका आधुनिकीकरण करना। और इसमें कुल 2967 गांवों को चिन्हित किया गया था। 2967 गांवों का आधुनिकीकरण करना था। आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसके बारे में पूर्व में मैंने बताया है, तो आपको बताना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं, साथ ही साथ पहले चरण में कितने गांवों को डेवलप किया जाएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पे बताना है, क्योंकि पूर्व में इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क। बढ़ते हैं आगे, इसको बताइए, आगामी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आगामी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा। चलिए, खेलों की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं कुछ खेल प्रतियोगिताओं का विजेताओं के नाम बताऊंगा। विशेष रूप से लॉन टेनिस की हम बात करने वाले हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पहले इसका जवाब आप दीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, यूएस ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, इसके बाद विंबलडन ओपन होता है। विंबलडन ओपन हो गया 2022, और इसके बाद आपको फ्रेंच ओपन देखना है। ये 4 प्रतियोगिताएं आपको हमेशा याद आनी चाहिए। फ्रेंच ओपन, ठीक है। सबसे पहली बात, इस प्रश्न के जवाब की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप या विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हंगरी में किया जाएगा। हंगरी यूरोपियन देश है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो लॉन टेनिस से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं हैं, इनके विजेताओं का नाम आपको नोट करना है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 2023 में, सबसे पहला ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता किसने, नोवाक जोकोविच ने जीता। पहला नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता, नोवाक जोकोविच। पुरुषों की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता। महिलाओं की कैटेगरी में इनका नाम याद रखिएगा, स्टेफानोस, एक दो बार नाम पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, स्टेफानोस सितसिपास, स्टेफानोस सितसिपास ने महिलाओं की कैटेगरी में जीता। फिर बात आती है विंबलडन या
यूएस ओपन 2022 की। यूएस ओपन 2022 की बात करें तो पुरुषों की कैटेगरी में इसमें नोट कर लेना है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज ने जीता। महिलाओं की कैटेगरी में यदि हम बात करें तो नोट कर लीजिएगा इगा स्वियातेक, इगा स्वियातेक, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में नोट कर लीजिएगा, विंबलडन ओपन में पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं की कैटेगरी में जीता निक किर्गियोस ने। निक किर्गियोस ने महिलाओं की कैटेगरी में जीता, पुरुषों की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने। फिर बात आती है फ्रेंच ओपन 2022 की। फ्रेंच ओपन 2022 की पुरुषों की कैटेगरी में राफेल नाडाल ने जीता, महिलाओं की कैटेगरी में इगा स्वियातेक ने जीता। इनका नाम आपको याद रखना है, ये चारों याद रखना है। इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अभी केवल 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का डेटा है, बाकी के जो 3 डेटा हैं वो 2022 के हैं, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। अब बात आई है फ्रेंच ओपन। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ओपन का खिताब जो है 2022 का राफेल नाडाल ने और इगा स्वियातेक ने जीता, ठीक है। इसी से जोड़कर मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी हुई थी, एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी। और एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जो हुई थी वो इटली के रोम शहर में हुई थी, ठीक है, इटली देश के रोम शहर में हुई थी। और इसका जो खिताब जीता है, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल, सुमित नागल ने ये खिताब जीता है। कौन सा खिताब? एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती है, और एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीतने वाले सुमित नागल पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताओ हाल ही में पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीत ली है। अभी इसके बारे में हमने बात किया, मतलब वही बात हो रही है सुमित नागल की, ठीक है। इसको बताइए, आरबीआई द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य बाजार से ऋण लेने में शीर्ष पर है। बाजार से ऋण लेने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, आपको बताना। चलिए, वो राज्य वही है जिसने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश लाया है, तो यह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु बाजार से ऋण लेने में टॉप पर है, आप कह लीजिए। और इसने अभी पिछले दिनों ही एक अध्यादेश लाया था, विशेष रूप से ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तमिलनाडु वही राज्य है जहां पे आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है, आदिपुरम नामक त्योहार इस राज्य में मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में बना है। चलिए बताइए, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में बना है, आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे हैं आपके लिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इन्हीं में से आपको जवाब देना। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में बना है, चलिए बताइएगा। आपको बता दें, इस राज्य में एक ऐप है जिसका नाम था कावल उथवी ऐप, कावल उथवी ऐप, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ मीनदम मंजपई योजना यहाँ पे चलती है, मीनदम मंजपई योजना इसी राज्य में चलती है। दोनों के बारे में मैं बता भी देता हूँ डिटेल में। कावल उथवी ऐप जो है ये आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए है, आप इस ऐप का सहारा ले सकते हैं इस राज्य में। मीनदम मंजपई योजना की बात करें तो विशेष रूप से प्लास्टिक से थैलियां जो बहुतायत मात्रा में यूज की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, तो प्लास्टिक थैलियों को नियंत्रित कर कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए जो है वो मीनदम मंजपई योजना लाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कावल उथवी है और मीनदम मंजपई योजना, ये दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। और इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है केरल से, क्योंकि ये केरल से संबंधित है। और इसके बारे में आपको पहले प्रश्न में जब आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो धर्मदम है।
मतलब यदि आपने पहले या दूसरे प्रश्न को ध्यान से सुना होता तो इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में हमने वहां पे चर्चा की थी, तो आपकी जानकारी पूरी होती, आप इसका जवाब देने में सक्षम होते। तो केरल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। बोला जा रहा है लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। चलिए बताइएगा, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चलिए बताइएगा। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह अभ्यास प्रश्न है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और जो भी आपको होमवर्क दिए गए इस सेशन के दौरान वह भी आपको अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। इस सेशन से लगातार बने रहें, और जैसे मैंने आपको बोला कि 1 मई इधर मई से लेकर घटनाक्रम कवर हो रहा है, और इसके साथ साथ जनवरी से लेकर के भी घटनाक्रम को हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें इस सेशन से, यदि अपनी परीक्षा तक आप लगातार बने रहते हैं तो आपका बहुत संदर्भों में आप कह सकते हो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी परीक्षा यदि आप देने जाएंगे बिहार राज्य की या बिहार से बाहर, तो आपको करंट के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।